हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ धीरज। वेलकम टू एजुकेट कोचिंग क्लासेस। हम लोग प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पर डिस्कस कर रहे हैं और आज हम इसी क्रम में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। कहता है विवेक लिमिटेड का 31 मार्च 21 को चिट्ठा निम्न प्रकार था और उपयुक्त चिट्ठी की तिथि को ये निर्णय लिया गया कि अधिमान अंशों का सममूल्य पर शोधन किया जाएगा तथा इस उद्देश्य हेतु रिजर्व जो कि शोधन हेतु नियमानुसार उपलब्ध हैं उनको ध्यान में रखने के पश्चात ठीक आवश्यकता के अनुरूप मात्रा में 100 रुपये वाले नए इक्विटी अंश निर्गमित किए जाएंगे। देखो, हमें रिडम्पशन करना है प्रेफरेंस शेयर्स का। आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारे पास 1000 प्रेफरेंस शेयर है और जो कि 100 रुपये के एक है। तो कहीं ना कहीं हमने 1 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर इशू कर रखे थे जिनका कि अब हमें रिडम्पशन करना है। रिडम्पशन करने के दो तरीके होते हैं, न्यू शेयर इशू करके या फिर फ्रीज़र को यूज़ करके। इन्होंने कहा है पहले हमें फ्रीज़र यूज़ करने हैं। फ्रीज़र में जब आप जाओगे तो आपको पता पड़ेगा इसमें कैपिटल रिजर्व है जिसका कि हम यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये मुक्त संचय नहीं है, फ्री रिजर्व नहीं है। यहाँ मुक्त संचय का मतलब होता है कि डिविडेंड बांटने के लिए जो फ्री रिजर्व्स हैं, और हम जानते हैं कि कैपिटल का यूज़ हम डिविडेंड बांटने के लिए नहीं कर सकते। नेक्स्ट जनरल रिजर्व, जी हाँ, हम इसका यूज़ कर सकते हैं, हमने कल भी देखा था। तो जनरल रिजर्व में हमारे पास पड़े हैं 50,000 रुपये जिसकी व्यवस्था हम यहाँ से कर लेंगे। और स्टेटमेंट ऑफ पीरियड में हमारे पड़ा है CR बैलेंस और ये है आपका 10,000 रुपये का। तो आप समझिए कि 1 लाख में से 60,000 रुपये का आपका जो बंदोबस्त में हो चुका है, बाकी बचे कितने 40,000। उसके लिए आप न्यू शेयर इशू करोगे और ये जो आप न्यू शेयर इशू कर रहे हो 100 रुपये वाले हैं। इट मीन्स कि आपको 400 इक्विटी शेयर 100 वाले इशू करने पड़ेंगे। ठीक है जी। अब आते हैं एंट्रीज पर। तो देखिए, वही पहली एंट्री, जितना पैसा हम फ्रीजर से यूज़ करते हैं उतना पैसा हम CRR में ट्रांसफ़र करते हैं, जिसकी एंट्री होती है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट P&L अकाउंट डेबिट टू CRR। जनरल रिजर्व में 50,000 रुपये हैं, P&L में 10,000 रुपये हैं और CRR में 60,000 रुपये हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि हाँ, न्यू शेयर इशू करने की एंट्री कर देते हैं। तो एंट्री आप करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, न्यू शेयर हमने 8 बार इशू किए इसलिए रिडम्प नहीं आएगा। और टू इक्विटी शेयर कैपिटल सिंपली 40,000 रुपये के आपने इक्विटी शेयर कैपिटल इशू किए हैं। और क्योंकि रिडम्पशन जो है वो प्रीमियम पे नहीं है इसलिए हम यहाँ पे प्रीमियम का अरेंजमेंट करने की एंट्री नहीं करेंगे और अब डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, रिडम्पशन ड्यू कर देंगे। उसकी एंट्री होगी %% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स 1 लाख रुपए से। और अब हम इन्हें कर देंगे पेमेंट। उसकी एंट्री होगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 1 लाख रुपए से। बस यही गिनती के 4 एंट्रीज हैं जो इसमें होने वाली है और हो भी गई है। अब हम बात करते हैं बैलेंस शीट से। तो बैलेंस शीट बड़ा ही आसान है। मैं अगेन हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बना रहा हूँ, लेकिन आपको तो एग्ज़ाम में वर्टिकल फॉर्म में ही बनानी है, यह ध्यान रखिए। इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख की पहले ही थी और अभी अभी आपने 40,000 रुपये के शेयर और इशू कर दिए, ये रहे। तो यहाँ पे होगा 1,40,000 रुपये। इसके अलावा जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है उसका हमने रिडम्पशन कर दिया, वो डेबिट हो चुकी है। फिर है कैपिटल रिजर्व जिसका हमने कुछ भी यूज़ नहीं किया है और इसका जो अमाउंट है वो है 50,000 रुपीज़। इसके अलावा जनरल रिजर्व आप देख पाएंगे कि हमने जनरल रिजर्व और P&L दोनों ही यूज़ में ले लिया है पूरी तरह से। तो अब इसमें क्या है कि कोई बैलेंस बचा नहीं है। हाँ, लेकिन एक CRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व ज़रूर क्रिएट हो गया है 60,000 रुपये से, तो वो यहाँ आ जाएगा। इसके बाद है क्रेडिटर्स विच इज़ 90,000 and
टेंजिबल एसेट साइड ये आपकी 370 की है। देयर इज़ नो चेंज एसेट साइड इन टेंजिबल एसेट्स। एंड इसके अलावा कैश एट बैंक है और चेंज ही चेंज, ऐसा मैं कहता हूँ। और समझिए कि 30,000 पहले पड़े हुए थे बैंक अकाउंट में, 40,000 आए और 1 लाख गए। तो 30,000 प्लस 40 आए और 1 लाख गए हैं। सर समझ नहीं आ रहा, 30 पहले थे, 40 आए, 70 हो गए, तो 1 लाख कैसे चले गए? इससे आपको समझ में आएगा कि ज़रूर कंपनी ने जो 30,000 कम पड़ रहे हैं उसके लिए बैंक ओवरड्राफ्ट लिया होगा, जिसकी एंट्री आप करोगे बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक ओवरड्राफ्ट आप लिख सकते हैं। मैं मान रहा हूँ कि हमने शॉर्ट टर्म के लिए लोन लिया है, इसलिए मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ बैंक ओवरड्राफ्ट। लॉन्ग टर्म चाहे तो आप बैंक लोन लिख सकते हैं और ये अमाउंट है 30,000 रुपीज़ की। तो ऐसा करने से ये होगा कि बैंक 30,000 से और आएगा और एक लायबिलिटी क्रेडिट देगी बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से। जो करंट लायबिलिटी होती है आपको पता है, बैंक ओवरड्राफ्ट 30,000 एंड ये जो हमारा 30,000 रुपये लिखा है यहाँ पे, इससे क्या हुआ, 30 आया, 40 आया, 1 लाख आया और 1 लाख चला गया। अब हमारे बैंक में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है। ठीक है सर। अच्छा यहाँ देख लेते हैं, यहाँ ये सब टिक हो चुके हैं, ये दोनों टिक हो चुके हैं। यहाँ पर दोनों टिक नहीं हुए हैं, प्रेफरेंशियल होल्डर लिखा नहीं मैंने, बट होल्डर से होल्डर डेबिट हो जाएगा, आई मीन कैंसिल हो जाएंगे, और ये सब टिक हो चुका है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ आपका टोटल ऑफ बैलेंस शीट है 3,70,000 रुपये। यहाँ आपका 1,40, 2 लाख, 2,50 और 90, 3,40 और 30, 3,70। हाँ जी ठीक है। तो ये आपका आंसर होना चाहिए 3,70,000 एंड ये मैच हो चुका है। आई होप आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं।